दोस्तों किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक फेस्टिवल की तरह होते हैं और उस इलेक्शन के पूरे सिनेरियो को ही अगर गवर्नमेंट बदलना चाहे तो आप उसको क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन करवाए जाएं। सबसे पहले तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन और आपकी म्युनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन एक ही साथ करवाए जाएं। उसको हम बोलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। अब आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जानने की कोशिश करेंगे। इस चीज को एनालाइज करने के लिए प्रेसिडेंट कोविंद, एक्स प्रेसिडेंट कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। डिटेल रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली कमेटी ने क्या कहा, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर आप एक जनरल वोटर हैं तो भी आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। तो सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन मतलब लोकसभा, स्टेट असेंबली और अगर पंचायत को एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं तो कंसर्न क्या हो सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। वैसे कोविंद जी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें 18,000 पेजेस के करीब की रिपोर्ट है। वो डिटेल एनालिसिस बताती है। ऑब्वियसली उन्होंने प्रेजेंट है द्रौपदी मुर्मू जी को ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू एनालाइज कि वन नेशन वन इलेक्शन में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहला तो देखिए, ये बोला जाता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक नहीं है। ये हमारी जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है। देखिए, यहां पे कंसर्न सिंपल सा ये है कि मान लो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। मान लो लोकसभा और स्टेट असेंबली के एक साथ इलेक्शन हुए। अब लोकसभा गिर गई तो आपने स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करोगे क्या? मतलब ये हुआ कि ये तो लोगों की विलिंगनेस के अगेंस्ट होगा। तो यहां क्लेम ये किया जाता है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों एक इंडिपेंडेंट मॉडल की तरह काम कर रहे हैं, फिर क्यों हम उनको एक साथ लेके आना चाहते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन भी कोविंद कमेटी ने दिया है। उसमें लिखा है क्लैरिफिकेशन के अंदर कि आर्टिकल 83 और 172 ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम 5 ईयर की टर्म होनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कहा जाता कि मिनिमम 5 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर लिखा गया है। मैक्सिमम 5 ईयर का मतलब है कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा कि अगर हम कोई इसमें फेर बदल करते हैं तो। और हालांकि कोविंद कमेटी ने ये कोई बात नहीं की कि लोकसभा गिर जाएगी तो सारी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। उसका सॉल्यूशन कुछ अलग दिया गया है। वो क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर सम टाइम इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो यहां पे क्या बताया जाता है कि देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। और दूसरी चीज, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, मिनिमम एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और वो चीज यहां पे होगी क्योंकि एक ही साथ अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर जो इलेक्शन का वो काफी कम हो जाएगा। तो दैट विल बी अ बेटर थिंग। दूसरा, यहां बोला जाता है कि हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन को बोला जाता है कि ये हमारे पास सिटीजन्स के राइट को वॉलेट करता है। अब देखिए, इसकी क्लैरिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर अगर एक ही बार में इलेक्शन होगा तो यस, एक तो करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फ्री इलेक्शन का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी कम से कम एक्सपेंडिचर करे, वो भी हो पाएगा। जो भी आपके पॉपुलिस्ट आइडियाज हैं वो डिस्कस हो पाएंगे। तो डेफिनेटली इस सिटीजन के राइट्स का हार्मफुल इंपैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती, ऐसा कमेटी का कहना है। एक और जो आपका आइडिया है वो ये है कि ये फेडरलिज्म की वैल्यू को अंडरमाइन करेगा। फेडरलिज्म की वैल्यू देखिए, कंसर्न ये है कि इलेक्शन वुड वॉयलेट द राइट्स ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि लोकसभा और स्टेट के इलेक्शन एक साथ हुए हैं। इसकी क्लैरिफिकेशन दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 327 और 328 ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास में पावर है स्टेट्स के लिए इलेक्शन या फिर लोकसभा के लिए इलेक्शन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे मैं यहां पे कन्फ्रंट करना चाहूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट में पावर तो है कि वो कन्फ्रंट कर सकते हैं, वो इलेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं होता हर पावर हमारे पास हो तो हम उसको एक्सरसाइज करें। मैं मानता हूं पर्सनली कि शायद ये वॉयलेशन हो सकता है। किस तरीके से? देखो, मान लो लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ होते हैं, तो क्या हम नेशन के मुद्दे स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी डिस्कस करेंगे? क्योंकि स्टेट्स की अपनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसे कहने को तो हम ये भी कह देंगे फिर कि जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो उसी के साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ कुछ स्टेट्स के पार्ट्स का सीएम बना दिया जाए।
ताकि वो डबल ड्यूटी कर देंगे और स्टेट को भी एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि मशीनरी तो स्टेट भी है। बट दैट इज नॉट अ वे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि स्टेट के इलेक्शन अलग इसलिए होने चाहिए क्योंकि स्टेट के मुद्दे डिस्कस होते हैं, स्टेट की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सेंटर की प्रॉब्लम अलग होती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग चूज की जाती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग लेवल पे चूज की जाती है। बट हाँ, कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है और बोला है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल तो नहीं है। एक और कंसर्न है, वो कंसर्न ये फेलियर टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ हंग पार्लियामेंट असेंबली, कि अगर मान लो पार्लियामेंट असेंबली हंग हो जाती है फिर क्या होगा, मतलब अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, बीच में सरकार गिर जाती है, कुछ ऐसा होगा तब क्या होगा। उसका सॉल्यूशन कमेटी ने यह दिया कि देखिए सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन भी थी और कुछ इश्यूज तो पहले भी हुए हैं ऐसे कि गवर्नमेंट बीच में गिर गई है, तो प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, गवर्नर के पास ऑप्शंस होते हैं कि कोalition से गवर्नमेंट बना ली जाए, प्री इलेक्शन से पहले कोalition हो गया है, या फिर मेजोरिटी जिसकी भी है उसको गवर्नमेंट दे दी जाए और उसका कॉन्फिडेंस मोशन पूछ लिया जाए। तो ये सारे ऑप्शन तो उस टाइम पे भी रहेंगे, तो इनका कहना था कि इस टाइप की प्रोविजन हम रख सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट ये होगा कि मान लो लोकसभा गिर जाती है तो जो नेक्स्ट लोकसभा होगी वो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स के लिए बनाई जाएगी। जैसे मान लो अगर लोकसभा ने 5 साल के लिए अपना लोकसभा का चयन हो गया था, लेकिन 3 साल के बाद गवर्नमेंट गिर जाती है, तो बचे हुए 2 साल के लिए अलग से गवर्नमेंट बनाई जाएगी और वो लोकसभा तभी टर्मिनेट हो जाएगी जब पहली वाली के 5 साल होंगे, मतलब वो रिमेनिंग पीरियड के लिए बनाई जाएगी। ऐसा यूएस के इलेक्शन में भी होता है, जब प्रेसिडेंट की टर्म 4 साल होती है और 2 साल के बाद प्रेसिडेंट के अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो रिमेनिंग 2 साल के लिए ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ये तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी है, तो डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स में क्या क्या रिकमेंड किया। तो देखिए कोविंद कमेटी ने तो एक रिकमेंडेशन दी है सीधी सीधी कि हाँ हम साइमल्टेनियस इलेक्शन रख सकते हैं, हम एक साथ इलेक्शन करवा सकते हैं कंडक्ट, ये सीधा सीधा प्रोविजन जो है यहाँ पे दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने ये बोला कि इसको इफेक्ट देने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। इन्होंने बोला कि इन टोटल हमारे पास 15 अमेंडमेंट होंगे, लेकिन इसको हम 2 ग्रुप्स के अंदर अमेंड करेंगे। पहला जो बिल आएगा 2 बिल के अंदर अमेंड करेंगे। पहला बिल जो आएगा वो साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ में डील करेगा, ये प्रोसीजर बताएगा लोकसभा के फ्रेक्स इलेक्शन कैसे होंगे, 5 ईयर टर्म को एक्सपायरेशन जो पीरियड है वो डिफाइन कर देगा। इस पहले बिल के अंदर बेसिकली ये बताया जाएगा कि आपका स्टेट्स की असेंबली और आपके लोकसभा की असेंबली के इलेक्शन एक साथ होंगे। अगर डिसॉल्व हो जाती है असेंबली कोई भी स्टेट की या लोकसभा, तो रिमेनिंग टर्म के लिए असेंबली बनाई जाएगी। ये पहला बिल होगा, ठीक है। और पहले बिल के अंदर ये बोला गया साफ साफ कि स्टेट से रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि स्टेट का इसमें कोई खास रोल या पावर को बिल्कुल चेंज नहीं किया जा रहा। सेकेंड जो बिल होगा वो डील करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि एक सिंगल इलेक्टोरल सिस्टम जो है आप मैनेज करो। दूसरा सेकंड बिल जो है वो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकसभा के इलेक्शन को भी अमेंड करने की बात करेगा, क्योंकि वो भी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायत के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ करवा रहे हैं और यहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपकी जो लोकल बॉडीज है वो स्टेट गवर्नेंस के अंदर भी आती है, तो स्टेट से यहाँ पे इनेक्टमेंट करवाया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ट्रांजिशन के अंदर। जो फर्स्ट बिल है उसके अंदर बोला गया है, कमेटी ने बोला कि 82A आर्टिकल नंबर इंसर्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 82A विल एस्टैब्लिश अ प्रोसेस बाय विच कंट्री विल मूव टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। 82A का सब क्लोज 3 जो होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जनरल इलेक्शन होल्ड करने की पावर देगा। अगर इन केस आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लगता है कि अभी के टाइम पे वी डजंट हैव द इनफ कैपेसिटी, इट इज नॉट द राइट टाइम टू कंडक्ट इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ऐसा भी केस हो सकता है कि लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं बाकी सब स्टेट्स के हो रहे हैं, एक कोई स्टेट ऐसा है जहां पे इलेक्शन या तो नहीं करवा सकते या फिर अभी राइट टाइम नहीं है, तो उसके इलेक्शन कोई भी लेटर ऑन डेट पे करवाए जा सकते हैं। लेकिन वो जो लेटर ऑन डेट पे इलेक्शन करवाए जाएंगे वो भी इलेक्शन के बाद जो असेंबली बनेगी वो तब तक ही चलेगी जब तक आपका लोकसभा और अदर स्टेट्स के इलेक्शन के बाद चयनित हुई असेंबली चलने वाली है। तो ये कुछ रेटिफिकेशन जो है वो दिए गए हैं। अब देखिए इसको 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। जब हम कोई भी इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, पहला इलेक्शन होगा वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा असेंबली चूज होके आ जाएंगी, तो वो जो टर्म कहलाएगी वो लोकसभा की आपकी बेसिकली एक्सपायर्ड टर्म होगी, फुल टर्म होगी वो, ठीक है। और मान लो फुल टर्म है 5 साल, ठीक है, लेकिन 5 साल के बीच में ही कहीं 3 साल पे गवर्नमेंट गिर जाती है तो उसके 2 साल बचे, 2 साल के लिए ही वापस से री इलेक्शन होगा और वो होगी आपकी अनएक्सपायर्ड टर्म। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये अब चूज हुई और 5 साल तक नेक्स्ट चलेगी गवर्नमेंट, नो, अब अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए चलेगी। अभी तक क्या होता है, अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जब भी असेंबली चूज होती है तो 5 साल तक वो चलती है, लेकिन अब उसको चेंज करके अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही इलेक्ट किया जाएगा।
तो आपका क्या मानना है, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे लिए अच्छे होंगे, बुरे होंगे, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आपको बतानी है। हाँ, कोविन कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया है कि कुछ बिल हैं हमारे, उनके अंदर भी हमारी अमेंडमेंट जो है वो रहेगी। जैसे यूनियन टेरिटरी 1963 आपका दिल्ली के लिए है, 2019 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उनमें भी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो भी हमें करना चाहिए। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, बाय बाय।